हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पुनः अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल का पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 6 का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करें अध्याय 6 जो है वो आपके एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी बुक में, न्यू एनसीईआरटी बुक में ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो अध्याय इसको निकाल दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो लेकिन इससे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, तो हम लोग इस अध्याय को हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे और अध्ययन करेंगे इसको विस्तारपूर्वक। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए बिना लेट किए हम लोग अध्याय को शुरू करते हैं। दोस्तों, ठीक है, आप में से कुछ स्थल रूप को जरूर देखा होगा। चित्र 6.1 में एक चित्र दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, इसमें से आप लोग बहुत सारे कुछ ना कुछ स्थल रूप आपने देखा होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह जो है सभी जगह क्या है, असमान है, एक समान नहीं है। ठीक है, एक समान नहीं है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं मैदानी है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं पर्वत जैसा आकृति है। ठीक है, कहीं गड्ढा है। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तो कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। स्थल रूप किससे बनते हैं? तो दो प्रक्रिया है। पहला है आपका अंतर्जनित बल और दूसरा है आपका बाह्य जनित बल। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रहा है। जो मैदान जो है आपकी क्या कर रही है, धीरे धीरे गति कर रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार पृथ्वी के अंदर जो है लगातार गति हो रही है। यह प्रथम जो है वो आंतरिक प्रक्रिया है के कारण बहुत स्थान में पृथ्वी की सतह कहीं भी ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, अभी मैंने बताया दोस्तों, पृथ्वी जो है आपका पृथ्वी का जो स्थल रूप या स्वरूप जो बदल रहा है वह उसका क्या कारण है? तो दो प्रमुख कारण है। पहला आंतरिक प्रक्रिया, ठीक है, इसमें जिसके कारण क्या होता है, बहुत स्थानों पर पृथ्वी की सतह जो है कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। और दूसरा है बाह्य प्रक्रिया। तो बाह्य प्रक्रिया में दोस्तों वह आपका अपरदन हो गया, अपक्षय हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया, ये कार्य करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो स्वरूप बाहरी स्वरूप जो है वो बदलता है। एक इन्फॉर्मेशन दिया, क्या आप जानते हैं दोस्तों? तो उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। जिसकी बात करें ऊंचाई की तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पहाड़ी क्या है? तो जो आसपास की भूमि जो है उससे ऊंचा ऊपर ऊपर उठा हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। लेकिन पर्वत क्या है? तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला खड़ी ढाल वाला पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम लिखने के लिए बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। अब ये आपका एक चित्र दिया हुआ दोस्तों, चित्र में विभिन्न स्थल रूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आपका पर्वत श्रृंखला है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे पर्वत की घाटी है। ठीक है, ये पहाड़ी का एग्जाम्पल को दिखाया गया। यहाँ पे पठार के बारे में दिखाया गया, पर्वत है यहाँ पे। ये झील के बारे में दिखाया गया। तो एक यहाँ पे नदी के बारे में दिखाई गई, नदी है छोटी सी, उसकी सहायक नदी के बारे में। फिर यहाँ मैदानी इलाका को दिखाया गया। फिर यहाँ स्थल संधि क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्या होता है, तट क्या है, वितरिका क्या होती है, डेल्टा क्या है, नदी मुहाना क्या है। फिर यहाँ पे जल संधि द्वीप क्या है, जल संधि क्या है, द्वीप क्या है, तो सबके बारे में यहाँ पे एक चित्र में दर्शाया गया। यह चित्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चित्र के बारे में भी हम लोग विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या होता है। अभी मैंने बात की थी दोस्तों पहाड़ी के बारे में, तो आसपास से ऊंचे उठे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ी के नाम से जानते हैं। लेकिन 600 मीटर से अधिक ऊंचा और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पठार के बारे में भी देखेंगे। सहायक नदी क्या होती है, नदी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरी प्रक्रिया के बारे में। यहाँ देखा कि बाह्य प्रक्रिया क्या होती है। बाह्य प्रक्रिया स्थल स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया। स्थल जो है बाह्य स्वरूप जो है उसका लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। पृथ्वी की सतह से टूट कर या घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है दोस्तों, उसका टूटना या फिर घिस जाना क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ठीक है,
ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? अपर्दन और निक्षेपण की। तो बहता हुआ जल हो गया, वायु हो गया, बर्फ हो गया, इसके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया चलती है। हम विभिन्न स्थल रूप को उनकी ऊंचाई या ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो आपका स्थलाकृतियाँ हैं दोस्तों, उसके बारे में बता रहा है कि उनको जो है ऊंचाई के आधार पर व ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। आपने सबसे पहले दिया हमारे दोस्तों पर्वत। पर्वत क्या होता है? पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या है? पृथ्वी सतह की जो है प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर जो है वो छोटा होता है, आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर नुकीला भी होता है। नुकीला कैसे होता है? ये हम पर्वत की आकृति में है, तो ये पर्वत जैसे होता है। आधार क्या है? यहाँ पे आपका चौड़ा है, और सिरा है, शिखर है, वो क्या है? आपका नुकीला है या छोटा होता है। ठीक है, यह पतला होता है। आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचे उठा होता है, और कुछ पहाड़ जो है वह बादलों से भी ऊंचे होते हैं। मतलब बादल उसके सामने नहीं हो, कुछ नहीं है, बादल से भी और ऊंचाई उसकी होती है। जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, जलवायु क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। हिमानी का अर्थ क्या होता है? बर्फ की नदियाँ। ठीक है, हिमानी का अर्थ क्या होता है? बर्फ की नदियाँ। कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कुछ ऐसे पर्वत भी हैं दोस्तों जो समुद्र के नीचे वाले भाग में, जो समंदर के जल से ढक गया है, वहाँ पे भी कुछ पर्वत होते हैं। ठीक है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों, वहाँ पे क्या होती है? जलवायु जो है वह बहुत कठोर होती है। ठंड अत्यधिक ज़्यादा होता है, जिसके कारण बर्फ़ जमा होता है, तो वहाँ पे लोगों का निवास करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। कृषि योग्य भूमि यहाँ पे क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे का धरातल कैसा है? तो खड़ा ढाल वाला है। और कृषि योग्य भूमि की बात करें तो वहाँ पे कैसा है? तो कृषि योग्य जो भूमि है वो नहीं होता है। ठीक है, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकता है। पर्वत जो है एक रेखा में, जैसे एक चित्र की बात करें, जैसे पर्वतमाला बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे पर्वत बना, फिर इसके साथ में भी पर्वत बन कई सारे पर्वत हैं। तो पर्वतों का जो क्रम होता है, अलग अलग व्यवस्थित क्रम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, या फिर पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वलित पर्वत का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, वलित पर्वत हिमालय। वलित पर्वत, वलित मतलब क्या होता है? मोड़ होता है। ठीक है, उसका यहाँ पे चित्र बनाया गया है, चित्र दिया गया। आगे बात करें दोस्तों हम लोग, क्या आप जानते हैं? तो प्रशांत महासागर में एक पर्वत है दोस्तों, मोनाकी पर्वत। क्या नाम है उसका? मोनाकी पर्वत, जो हवाई द्वीप के पास है। ठीक है, हवाई द्वीप के पास है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। यहाँ कहाँ पे? सागर की जो सतह है उसके नीचे ऊंची है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 10,205 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 10,205 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। ठीक है, आगे बात करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र जो है समांतर श्रृंखलाओं में क्रम से होते हैं। बहुत जो पर्वत जो है वो आपके समांतर श्रृंखलाओं में क्रम से होते हैं। जैसे यहाँ पे पर्वत है, फिर यहाँ पे है, इसी प्रकार कई सारे पर्वत हैं, तो वो आपका जो है क्रम से होता है। ठीक है, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे आपका हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज है, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वतों की बात करें दोस्तों, तो उनके आकार में, उनकी ऊंचाई में क्या होती है? भिन्नता होती है। ठीक, इसी के आधार पर हम लोग दोस्तों पर्वतों को 3 भाग में बांटते हैं, 3 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पर्वत को 3 प्रकार में होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा है बृहस्पति पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। एक और प्रकार होता है दोस्तों जिसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय जो है, आल्प्स जो है, वो आपका किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय और आल्प्स जो है वलित पर्वत के उदाहरण है, जिसकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है वो आप किस प्रकार है? तो शंक्वाकार है। शिखर कैसा है? शंक्वाकार। भारत की अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है,
या इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत के भी नाम से जानते हैं। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यह क्या है, तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यह आपका एक अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, तो बाहरी कार जो है अपक्षय, अपवर्तन और परिवहन जो कारक है पृथ्वी के धरातल के, ठीक है, जिसके कारण इसका स्वरूप क्या होता है, छोटा होता जाता है, कम होता जाता है, ऊंचाई कम होती जाती है। इसी को अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर दिया गया दोस्तों, अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला जो है घिस गई है। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। ठीक है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। आपका जो अप्लेशियन है आपका कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका में अप्लेशियन, रूस में जो यूराल पर्वत है वह जो आपका, यह भी आपका एक पुराना वलित पर्वत है, उसका उदाहरण। बात करें भ्रंशोत्तर की बात करें, तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, पर्वत का जो बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, तो वह ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं, तब यह भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ऊपर उठे भाग जो है उसको खंडे या उत्खंड को उत्खंड कहते हैं, या फिर हॉर्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और नीचे वाले भाग को उसको द्रोणिका या भ्रंश कहा जाता है। गार्बेन इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्बेन कहते हैं। ठीक है, गार्बेन कहा जाता है। उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया चित्र के रूप में, देखिए दोस्तों यहाँ पे यह आपका एक भाग है धरातल का। ठीक है, धरातल का एक समतल भाग था, जो आपका जो ऊंचाई कुछ धरातलीय कारक के कारण, ठीक है, आंतरिक परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है, एक भाग आपका ऊपर की ओर उठ जाता है, एक भाग नीचे की ओर उठ जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर उठे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंशोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर हॉर्स्ट भी कहा जाता है, और नीचे वाले दबे भाग को द्रोणिका भ्रंश या फिर भ्रंश कहते हैं। ठीक है, इसको गार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों द्रोणिका में कई बार क्या होता है, पानी भर जाता है, उसके बाद नदी रूप में बन जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग भ्रंश घाटी या नदी द्रोणिका भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया आपका कौन सा नदी, आपका भारत में बात करें तो दामोदर नदी, जैसे दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। और ऊंचे उठे भाग को जो है वो पर्वत का रूप ले लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंशोत्तर पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में आपका क्या है, आपका एक भ्रंशोत्तर पर्वत है। राइन घाटी तथा वार्सेज पर्वत इसका उदाहरण है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह यूरोप की जो है राइन घाटी तथा वार्स जैस पर्वत जो है इस प्रकार का नदी पर्वत तंत्र का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में इसकी स्थिति को देखिए और कुछ इस प्रकार की प्रमुख आकृतियों के बारे में उदाहरण और पता लगाइए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। तो ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, तो ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी की क्रियाओं के कारण बनता है। ठीक है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। पर्वत आप यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे ज्वालामुखी किस प्रकार होता है। ठीक है, अब ज्वालामुखी की बात करें यहाँ पे चित्र के रूप में लोग समझते हैं, यह आपका कोई धरातलीय भाग है। ठीक है, उसके नीचे में जो है मैग्मा तरल पदार्थ है निकलता है। ठीक है, तो पृथ्वी जहाँ पे वो कमजोर परत पाता है, तो वहाँ पे ठोकर मारने के कारण ऊपर आने का प्रयास करता है। जहाँ पे आपका दरार पड़ जाता है, तो दरार से निकलने का प्रारंभ करता है, तो विस्फोट के कारण कई सारे इसके जो मैग्मा है वो आपके यहाँ पे धरातल पे आते हैं। ठीक है, धरातल पे आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एक पर्वत का रूप ले लेता है। ठीक है, और उसके आसपास में इलाके में वो क्या होता है, फैलना चालू कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे यह शंकु का रूप ले लेता है यहाँ पे। ठीक है, तो शंकु के रूप लेने के बाद ये क्या होता है, एक पर्वत के रूप में बन जाता है। ठीक, अब बात करें पर्वत के लाभ के बारे में, पर्वत के क्या लाभ है। ठीक है, तो पर्वत के लाभ बहुत सारे लाभ है। तो सबसे पहला लाभ क्या है, जल संग्राहक के रूप में पर्वत जो है वो आपका जल संग्राहक के रूप में है। ठीक है, बहुत सी नदियाँ का स्रोत पर्वत में हिमानियों में होता है। बहुत सारी जो पर्वत है, बहुत सारी नदियाँ, जैसे आपके गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, आपका सॉरी आपका सतलज नदी, आपका जो उत्तर भारत की अधिकतर नदियाँ भी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, जहाँ पे हमेशा जल भरा पड़ा रहता है, जलाशयों के जल को लोगों को पहुँचाया जाता है। पर्वतों में जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के लिए उत्पादन में किया जाता है। पर्वतों में जो जल आता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सिंचाई में किया जाता है, पनबिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है, नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयोगी होती है।
पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेंजिन आदि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए बात करें तो पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान होता है। ठीक है, पर्वतों में यात्रा की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के खेलें वहाँ पे आयोजन किया जाता है। ठीक है, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर्स राफ्टिंग एंड स्काइंग। ठीक है, पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक है, ये आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक खेल के रूप में दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण को देखिए दोस्तों, यहाँ पे चित्र में के बारे में हम लोग ज्वालामुखी पर्वत का समझ सकते हैं। तो ये आपका धरातल के अंदर क्या है, आपका मैग्मा है। धरातल का मैग्मा जो क्या होता है, विस्फोट किस टाइम पे ऊपर आता है पर्वत। ठीक है, एक नली के द्वारा। ठीक है, जिसको ज्वालामुखी नली भी कहा जाता है। ठीक, ज्वालामुखी नली के द्वारा आता है और एक विस्फोट के रूप में यहाँ क्या होता है, वह उससे जो है राख निकलता है, भाप निकलता है। ठीक है, गैस निकलता है और सारे इसके मैग्मा जो पदार्थ है वो सब निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब धरातल पे फैलना चालू करता है, ये ढाल की तरफ ढलता है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, ये ऊंचा होता जाता है। और ठीक है, मुंह पे जमीन जाने के बाद यहाँ पे कभी कभी इसका मुंह जो है मुख बंद हो जाता है, तो वहाँ पे पानी भर जाने के बाद और झील बनता है, जिसे हम लोग क्रेटर झील के भी नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपका ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। आगे बात करें पठार की, बात करें तो पठार क्या होता है, पठार जो है उठी हुई सपाट भूमि होती है। क्या होती है, पठार जो है वह आपका ऊपर उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा उसका ऊपरी भाग जो है मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार में एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल क्या होते हैं, खड़े होते हैं। ठीक है, यह किस प्रकार होता है, तो मेज के जैसे होता है। यह आपका सपाट भूमि हो गया ऊपर का, इसके ढाल वो क्या होता है, खड़ा ढाल होता है। इस प्रकार से आपका बनता है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका पठार का एग्जाम्पल है। इसके ढाल क्या होते हैं, खड़े होते हैं या अधिक किनारे। उसके बाद क्या होता है, इसका मेज के समान सपाट होता है। ठीक है, पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठारों की तरह पर्वतों की तरह जो है पठार भी नए या फिर पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में जो दक्कन पठार क्या है, आपका पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा व पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, दक्कन पठार की एग्जाम्पल दिया गया। तो दक्कन का पठार हो गया, केन्या का पठार, तंजानिया का पठार, युगांडा का पठार, पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार आपका क्या किसका उदाहरण है, तो आपका पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार जो है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। जितनी ऊंचाई कोई पर्वत की ऊंचाई होती है उससे ऊंचा आपका पठार की ऊंचाई है। ठीक है, 4000 से 6000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसको जो है आपको क्या कहा जाता है, तो इसको दुनिया का छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व का छत भी किसको कहता है, तिब्बत का पठार को कहा जाता है। ठीक है, पठार जो है बहुत उपयोगी होते हैं। यहाँ पे पठार की उपयोगिता को देख लेते हैं। पठार क्या होता है, बहुत उपयोगी होते हैं। इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे, छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे दोस्तों, तो आपका झारखंड के भाग को हम लोग छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे और इसकी उपयोगिता के बारे में, तो यहाँ पे पठार जो है बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। पठारी इलाके में बहुत सारे जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित हुंडू जलप्रपात एवं कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार की जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो लावा वाला पठार जो है उसमें क्या होता है, काली मिट्टी की प्रचुरता, जैसे दक्कन का पठार वहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी जो है आपके कपास के उत्पादन में सबसे अधिक क्या बोलते हैं, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है, यह खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटक लोग
को आकर्षित करते हैं। कई सारे घूमने के लिए लायक पठार होते हैं, ठीक है। पठारी इलाकों में कई सारे ऐसे पठार हैं जहाँ पे घूमने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। वहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान की बात करें दोस्तों, मैदान क्या होता है? तो मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान किसे कहते हैं? तो यह आपका समतल भूभाग होता है, समतल भूमि होता है, ठीक है। वे सामान्यतः मध्य समुद्री से 200 मीटर से अधिक ऊंचाई की नहीं होती। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 200 मीटर से कम ही होती है, 200 मीटर से अधिक नहीं होता है। कुछ मैदान जो है काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान जो है नदियाँ तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों, प्रमुख नदियाँ जो है और उसकी सहायक नदियों के कारण के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है एवं अपराजित कर दी जाती है। नदियाँ क्या करती है दोस्तों? तो ऊपर जो मैदान पर्वतीय इलाका है, तो पर्वतीय इलाकों से गुजरते टाइम पे क्या करती है, आप क्या अपने आसपास या फिर अपने तली को क्या करती है, काटती जाती है, अपराजित करती जाती है, ठीक है। अपराजित करती जाती है जिसके कारण अवसादों को ला करके जहाँ पे ढाल समाप्त होने लगता है वहाँ पे वह निक्षेपण करना चालू करते हैं, जिससे वहाँ पे एक समतल मैदान भूभाग का निर्माण होता है, ठीक है। वह अपराजित पदार्थों को अपने साथ जाती है और अपने साथ ढोए हुए पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट घाटियों को निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। मैदान की उपयोगिता के बारे में बात करें तो कौन से दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रमुख मैदानों की बात करें तो गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु नदी के नदी तंत्रीय मैदान, ठीक है, मिस्र का मैदान, और भी आपके जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक, उसके मैदानी इलाके हैं वहाँ पे, वो आपका मैदानी इलाकों में कृषि के लिए उपयोगी होती है। अधिक जनसंख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। मैदान की कुछ उपयोगिताएं हैं जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना सबसे आसान होता है। ये परिवहन के साधन जैसे आपका सड़क हो गया, रेलवे मार्ग हो गया, उसका निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा होता है? आपका मैदानी इलाका। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भूभाग होते हैं। मैदान में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा कुछ बड़े मैदान जो है कहाँ पे बनाए गए? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में बहुत में स्थित जो है भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन के यांगत्से नदी, ठीक है, यांगत्से नदी की जो है आपका प्रमुख, उसका मैदान का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, ठीक है। चीन में कौन सी नदी? यांगत्से नदी, ठीक है। और भारत में कौन सा नदी है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक। आगे बात करें दोस्तों, मनुष्य के रहने कौन से होते हैं? तो ये आपका मनुष्य के रहने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र जो है आपका मैदान होता है। यहाँ पे जनसंख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? मैदान में, क्योंकि मैदान मकानों को बनाने के लिए, खेती के लिए तथा यहाँ पे समतल भूमि बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी के लिए कारण जो है भाग में खेती करना उपयोग होता है, उपजाऊ मिट्टी मिलते हैं यहाँ पे। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का जो इलाका गंगा का मैदान के तटीय इलाका, तो वह जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? तो इन्हीं इलाकों में पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह देखिए दोस्तों, मैदानी इलाके में खेती करते हुए एक चित्र दिखाया गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्थल रूप और लोग, ठीक है। यह एक रस्सी से बना पुल का चित्र दिखाया गया दोस्तों। यहाँ पे कहाँ पे? तो अरुणाचल में रस्सियों से बना पुल को एक यहाँ पे चित्र दिया गया। स्थल रूप और लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार का स्थल रूप जहाँ पे होता है वहाँ पे लोग उस प्रकार की जीवन जीने के लिए उपयोग करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना सरल होता है, ठीक है। मैदान में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। मैदानी इलाकों में जो दोस्तों आपका फसल उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। यहाँ पे उद्योग स्थापित करना भी किया जा सकता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों को रहन सहन के तरीका का कुछ अंतर होता है। जो अलग अलग स्थल रूप जहाँ पे है वहाँ के लोगों का अलग अलग जीवन यापन का तरीका होता है। जैसे आपके बात करें तो
पूर्वी क्षेत्र की ओर जो आपका असम असम क्षेत्र है, ठीक है, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जीवन यापन करने का तरीका सब लोगों का अलग है। आपका बात करें राजस्थान की ओर चले जाते तो पश्चिमी भारत की ओर जाते हैं तो वहाँ पे जीवन यापन करने का तरीका लोगों का अलग है। दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग की ओर, तो वहाँ पे लोगों का जीवन यापन करने का तरीका अलग है। भारत का पश्चिम पूर्वी तटीय इलाकों की बात करें तो उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो वहाँ पे लोगों का जीवन यापन करने का तरीका अलग होता है, रहने खाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। क्या आप इनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या फिर बाढ़ बहुत विनाश देते हैं। इस आकस्मिक घटना के बारे में जागरूक पैदा करके हम लोगों को इन कदमों को कम कर सकते हैं, ठीक है। हम कितने तरीके हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आसपास के क्षेत्रों में पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान बनाने का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार हम लोग किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। हम लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग जो उपजाऊ मैदान है वहाँ पे क्या करना चाहिए, खेती करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उपजाऊ मैदान में घर बना रहे हैं। और जो कूड़ा करकट है, डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए फेंकने के लिए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे भूमि को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे उपजाऊ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उपजाऊ भूमि में फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं और गंदा करते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग कर इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि का केवल हमारे लिए उपयोग में के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए इसको सुरक्षित रखें, ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात की गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ इस लाइन में यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें, ताकि, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, ठीक है। चित्र दिया गया है, यहाँ पे रेगिस्तान को दर्शाया गया, यहाँ पे तटीय इलाकों को दर्शाया गया। यहाँ पे चित्र 4 में दिया एक त्यौहार है, ठीक है। वहाँ पे उपयोग किया जाता है, नाव उसका दौड़ होता है, ठीक है। और उसका यहाँ पे अपने जंगल को दर्शाया गया। आगे दोस्तों यहाँ पे चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक। ये चित्रों को पहचानने के लिए दिया गया, तो हम लोग पहचान करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ है उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ इसके अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं, इसके अभ्यास प्रश्न को भी हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं? प्रमुख स्थल पर्वत, पठार और मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तो पर्वत आपका दोस्तों वैसे भूभाग को कहते हैं जिसका जो है आपका 600 मीटर से अधिक ऊंचे उठे भाग होते हैं, जिसके खड़ा ढाल होता है। इसका क्या होता है, पर सिरा जो है नोकीला होता है और आधार बेस जो है वो चौड़ा होता है, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पठार क्या है, तो एक मेज समान आकृति है, ठीक है, वो आकृति है जिसका जो आपका जब ऊपरी सिरा जो है वो आपका कैसा होता है, चपटा होता है, समतल होता है, एक मेज के समान। लेकिन जो उसका पार्श्व ढाल होता है वो कैसा होता है, ढाल तीव्र होता है, ठीक है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो वलित पर्वत, आपके भ्रंशोत पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो अभी मैंने बताया मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। जल संरक्षण के लिए, जल का भंडार के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, टूरिस्ट के लिए, और जो जीव जंतु रहते हैं उसके लिए, उनके निवास के लिए, और भी तरीके और भी चीज़ें हैं, ठीक है। मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है? तो नदियों और उसकी सहायक नदियों के कारण मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उपजाऊ ज़मीन होती है, पानी की उपलब्धता होती है, ये मेन कारण है आपका जनसंख्या सघन होने का कारण। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? तो वहाँ पे जलवायु जो है वो कठोर होती है, लोगों के जीवन जीने के लिए वो जलवायु लाभदायक नहीं है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, क्यों? उसकी ढाल के कारण। ढाल तो दोनों का होता है, सेम होता है। अभिमुखता या फिर ऊंचाई और अभिमुखता, कुछ अभिमुखता इसको हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ पे है? तो भारत में। यांगत्से नदी कहाँ पे है? तो वो चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है वो आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स वालित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। क्षेत्र जो खनिज की प्रचुरता होती है तो पठार में होती है। पर्वतों का एक क्रम क्या कहते हैं? उसको हम लोग पर्वतमाला या फिर पर्वत श्रृंखला कहते हैं।
मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न उत्तर था। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है दोस्तों समाप्त होता है। यहाँ पे मानचित्र के कार्य दिए हुए हैं, इसको करेंगे आप लोग। ठीक है, विश्व के मानचित्र में इसको चिन्हित करना है, पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालय, रॉकी और एंडीज को, पठार, तिब्बत को सर्च करना है, चित्र में देखना है और चित्र को बनाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा और यह चैप्टर यहाँ पे दोस्तों समाप्त होता है। हम लोगों ने आज पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में अध्ययन किया। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी थी, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी से चल सके। ठीक है, धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।